पहला पेज तो आजकल देखने का मन नहीं कर रहा है। बस यही है कि इतने लोग मरे, इसमें मरे, जैसे ये हुआ 122 लोग लैंडस्लाइड में मरे, नीचे है कि एक्सीडेंट में मरे। बस एक चीज यही अच्छा है कि हमें एक ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। दैट इज उस दिन उन्होंने सिंगल में जीता, सेम एरिया में इन्होंने अभी मिक्स में जीता है। क्लियर है? बस इसी को याद रख लीजिए। जो नया नाम लिखना है आपको, सरबजोत सिंह, ये मिक्स में है। तो इंडिया का जो दूसरा ब्रॉन्ज आया है पीसीएस के लिए। सेम 10 मीटर का एयर पिस्टल उस दिन भी था, आज भी सेम ही है। सरबजोत सिंह, ब्रॉन्ज सेम। इंडिया को 2 ब्रॉन्ज मिल गया। एक 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 2 मिला है। पेरिस इस समय कितने हैं? पेरिस को फ्रांस इस समय 22-23 लेके आगे चल रहा है। ओके, फिर मैक्सिमम न्यूज उसी टाइप के हैं। लड़ाई झगड़ा तो कुछ हमारे लिए काम का नहीं है। ये कन्वर्जन के लिए नया रूल बनेगा ताकि पोलरिटी बनी रहे, ये सब चीजों को लेके यही सब आजकल बन रहा है। कल का लोकसभा का वो देखा था, एकदम लड़ाई चल रहा था। कल लोकसभा का सेशन एकदम लड़ रहे थे एकदम एक दूसरे को। अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी, यही चल रहा है कल का। तो मैं दिखाने के लिए रखा था, एक सेकंड में दिखाता हूँ। कल वाला मिलेगा अभी। कल थोड़ा सा देख ले देश का क्या हाल है, एक बार मैं दिखाता हूँ।
आपको अलाउ करूंगा, सब बैठ जाए, मैं अलाउ करूंगा, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको अलाउ करूंगा, पहले सब बैठ जाए, हाउस से गौरव जी आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको नहीं दीजिए सर, स्पीकर सर देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए तो अपनी जाति में एग्री बनाइए उसमें। ये इंटरटेनमेंट है, ये देखते रहना चाहिए। वो पैनल बनाया जाता है, हर वक्त थोड़ी वो बैठे रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर तो वो तुरंत हो जाते हैं। एक पैनल ऑफ द लोकसभा का स्पीकर होता है, 10-11 लोगों का बनाया जाता है, वो हर पार्टी के होते हैं। तो जैसे लोकसभा का भी स्पीकर चले गए तो उनकी जगह पे वो उस समय लेते हैं लोग। नहीं, वो तो पैनल प्रपोर्शनेट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उसके अनुसार होता है, उसमें सारे लोगों के, सारी पार्टियों के लोग होते हैं, तो वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं। जैसे होता है ना कि किसी को 10% मिला है तो अगर टोटल 10 है तो एक हो जाएंगे उसके, किसी को 30% सीट है तो उनके 3 हो जाएंगे, तो ऐसे वो होता है, मतलब सारे पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, और यस, मतलब सीनियर लोगों को ही बनाया जाता है कि इतना कौन डांटे उठेगा, ऐसे नॉर्मल आदमी से। और थोड़ा ये भी देखा जाता है, पहले तो ऐसा था कि जिनका रेपुटेशन हो बोले बोले तो लोग बैठ जाए, अब तो कहाँ बैठते हैं, अब तो देख रहे हैं चिल्ला रहे हैं इधर से उधर पूरा। अभी और देखिएगा आगे और भी लड़ाई उड़ाई चल रही है। ये पूरा लड़ाई ही चला है। यही है, यही सब। नहीं, किस तरीके का, जैसे एकदम जैसे नहीं होता है कि बच्चों का एकदम इतना तो क्लास, छोटे बच्चों का भी क्लास इस तरीके से नहीं चलता। वो भी बीच में तो एक 2-3 साल पहले का था कि वो माइक विक चला के मार उठ दिया था उठा के, वो वाला कभी दिखाऊंगा, अभी वीडियो ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वही तो, हेल्दी डिबेट नहीं हो रहा है ना, जो आप आराम से डिबेट कीजिए, पॉलिसी फॉर्म कीजिए, तभी तो ये हाल हो रहा है। ये फ्रंट पेज ऐसे आजकल क्यों आ रहा है? सब कुछ सही हो, अगर वो पॉलिसी बना के बस्तियां सही से बसाएं, ट्रेन अच्छे से चलवाएं, तो ये सब न्यूज क्यों हर 2 दिन पाएगा?
सही से सारा बिल्डिंग कोड लगवाएं, लॉ बने, हर चीज पे लॉ बन ही नहीं रहा है। लॉ तो वही यही चीज है ना, मतलब आपको इस समय ओवरऑल पॉलिटी ही पूरा बहुत वो निगेटिव में चला गया है। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, हर 2 दिन पे मैं ये सब देखता रहता हूँ। मतलब ये सब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, कहाँ फ्रंट पेज हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे चले जाते हैं ना कि डेथ है, ये नॉर्मल है, आगे जब पॉलिसी डिस्कस होगा तो करेंगे। अब ये थोड़ी यूपीएससी तो ये तो पूछेगा नहीं कि डेथ हुआ। डेथ तो डेली देख रहे हैं ना कि कहाँ तक आदमी दुखी हो। एक होता है ना ह्यूमन की वैल्यू, जैसे आप डेवलप्ड वर्ल्ड में चले जाए तो वहाँ डेथ होता है तो लोग बहुत सीरियस लेते हैं, कंडोलेंस करते हैं। यहाँ तो डेथ होना एक आम चीजें बन हो गई हैं। अब हर पेज पे है डेथ, ऐसा नहीं है कि आगे भी है। साउथ में कहीं पे कुछ हो गया तो वहाँ डेथ हुई है। हाँ ये बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब दिस इज द वेरी, मतलब लो होता है। वही तो वहाँ पे जैसे अब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कल मेरी एक स्टूडेंट थी, वो मुझे भेजी थी अपना वीडियो, मैं उस दिन देख नहीं पाया था, वो भी एकदम लीड कर रही है। तो वही बोले कि सर बहुत है वहाँ पे, कल वो वीडियो भेजी। हाँ, कल परसों का वो वीडियो भी भेजी थी, कल मुझे वो वीडियो भेजी थी, 1 सेकेंड देखता हूँ। तो मैं देख नहीं पाया परसों का, तो कल देखा। वो सब बहुत एक्टिव, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कहाँ पे। हाँ हाँ। हादसे के बाद उसको मेल से लिख रहा था, उनके माता पिता भी क्या थी। उस हादसे के बाद देखा जाए तो अभी जो भी हुआ है करंटली, यहाँ हमें 3 कैजुअलिटीज बता रहे हैं, जबकि बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई है। और बात कैजुअलिटीज की है, और बात कि हम सर इस कल के दिन के लिए बैठे रहेंगे, आने वाले टाइम के लिए कुछ नहीं है। अभी सपोज करो अभी सडन अभी बारिश हो जाए, कल भी बहुत ऐसा नहीं हुआ था कि कल बाढ़ आई थी, बहुत नॉर्मली बारिश हुई थी। तो अगर अभी तुरंत बारिश हो जाए तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं या नहीं है, कुछ पहले से प्लानिंग रही लगा के रखे हैं कि नहीं। ब्लेम गेम खेले जा रहे हैं, वो उन पे ब्लेम करें, वो इन पे ब्लेम करें, ये हमारी लाइफ। अब जैसे ये सब चीजें हैं, आदमी दुखी होता है, लेकिन हम लोग न्यूज में इतना कुछ पढ़ रहे हैं ना, मुझे अब कोल्ड होने लगता है। जैसे नहीं होता है कि ये अब नॉर्मल लगने लगता है। मैं नहीं देखा, वो परसों का ही भेजी थी मुझे पास, मुझे ये भेजी है ये मंडे को ही। मैं उसको कल देखा, कल पढ़ा, तो कल मैं रिप्लाई दिया, जैसे मुझे लगा ये नॉर्मल है। ये लोग एक वहां भी प्रोटेस्ट, मैं भी रहता दिल्ली में तो मैं भी पक्का जाता, क्योंकि दिस इज द वेरी सीरियस एम्पल। लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना कि ठीक है, विरोध होना चाहिए, वरना चीजें सुधरेंगी कैसे? एक दो को आप जेल में बंद कर देंगे, चीजें कैसे सुधरेंगे? अंडरग्राउंड तो सबका है ना, आप 80% जाएगा, 70-80% यहाँ पे भी लाइब्रेरी सब अंडरग्राउंड है, नॉट अलाउड है, क्योंकि वहां पे कभी भी फ्लडिंग हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस इज नॉट, मतलब ये एक तरीके से लीगली ही नहीं है। लेकिन क्या होगा, 2-3 लोगों को जेल में बंद कर देंगे, वो भी वो मेन नहीं होते हैं। अब वो पुलिस जो आरोप लगा रही है कि जो गाड़ी लेके गया, अरे गाड़ी लेके गया, आपने खराब पाइप बनाया, गाड़ी तो कोई भी ले जा सकता है ना, उसको पकड़ा है जो वहां पे गाड़ी लेके गया है। तो दिस इज द थिंग, मतलब वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करना चाहिए सब चीजों में। लेकिन अब होता है ना, एक लेवल के बाद आदमी लगता है कि कहाँ तक वो होता है ना, सेंसिटिविटी मरने लगती है कि डेली तो देख रहा हूँ, कब तक दुखी हूँ। मतलब होता है ना कि एक दिन की बात तो आदमी वो लड़े या कुछ भी करे, लेकिन यस इट इट शुड बी, जैसे कहीं ना कहीं इस चीजों के अगेंस्ट में फाइट करना ही पड़ेगा। मतलब अब वो लोग लड़ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, मतलब वहां पे तो वो लोग पूरा धरना दे रहे हैं, कुछ वो बदला। अब ये तो वैसे 3 लोग 4 लोग डेथ हुआ तो न्यूज बन गया, क्योंकि आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनमें से 2 बच्चों का प्रीलिम्स निकला था, मेंस लिखने वाले थे। अभी 1-2 दिन पहले एक का वो करंट से भी लगा, वो भी मेंस लिखने वाला था, जो स्टूडेंट था, जा रहा था कहीं रास्ते से, सामने पानी लगा था, एक गेट था लोहे का, वो पकड़ा और उसमें करंट थी, वहीं आधा घंटा तड़प के मर गया। मेंस लिख रहा था। तो न्यूज इसलिए बन गया, कहीं ना कहीं वो एलिट सेक्शन के थे। अब अगर गरीब मरा होता, कचड़े में जो लोग जाते हैं साफ करने, हर दिन 2-3 लोग मरते हैं, न्यूज बनता है? इतना नहीं बनता। नॉर्मल दलित, कोई उनका नहीं सुनता। ये तो यूपीएससी सबसे बड़े एग्जाम का वो करता है, आईएएस पीसीएस बनते हैं तो एक मुद्दा बन रहा है, वरना ये सब मुद्दा नहीं बनता। आज ही की न्यूज में अभी आपको दिखाता हूँ, 3 लोगों का बह के डेथ हो गया, ये है। हाँ
पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं एलिट सेक्शन है, लोगों को दुख होता है, लोग फॉरवर्ड करेंगे। मानिए कोई गरीब आदमी होता, उनका कोई सपोर्ट बेस नहीं होता, तो वो तो वो हो जाता। अब ये डेथ, ये इसमें लड़ा, गरीब है। अभी कोई मिनिस्टर मर गया होता या कोई बड़ा आदमी मर गया, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे लोग, तो मुद्दा बना दिया जाता। ऐसा है नहीं कि डेथ नहीं हो रहा है, डेली हम लोग न्यूज पढ़ते हैं, चीजें डेथ हो रही हैं। मैं डेली 10-15 काउंट करूं तो डेली है डेथ, एक्सीडेंट से, जहाँ पे गवर्नेंस का दिक्कत है। एक होता है ना नेचुरल डेथ है, तो गवर्नेंस की दिक्कत है ना, आपने सही से ट्रेन नहीं चला के रखे हैं, आप सही से गवर्न चीजों को नहीं कर रहे हैं, तभी तो ये सब चीजें। ये क्यों यहाँ पे क्यों आ गया बाढ़, पूरा का पूरा गांव ही बह गया। तो अगर वहां का पहले से गवर्नमेंट देख रहा होता कि कौन विलेज पे बहने के चांसेज है, तो पहले ही रिहेबिलिटेट करवाया होता। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। तो मैं तो डेथ थोट वाला देखता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे लगता है ये कॉमन है, मैं क्यों जाऊँ पढ़ूँ। आप उस दिन बताएं कि वो हुआ है, मैं उस दिन मुझे नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं जब डेथ डेली देख रहा हूँ तो क्यों रुक के पढ़ूँ। मुझे पता है कॉमन चीजें हैं, बाद में आप बताए थे क्लास में कि ऐसा हुआ है, फिर अगले दिन द हिंदू में वो कवर किया था। अदरवाइज ये जो चीजें होती हैं बहुत, एक होता है ना नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वायलेंस, होता है ना, ये नॉर्मल हो गया। जब तक खुद पे नहीं बीतेगी लोग को अब नहीं चलता है। लोग कहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं, लोगों को लगता है जब होगा देखा जाएगा। दैट इज द थिंग। पढ़ाई करते हैं अभी, ठीक है। मिट्टूर डैम, ये फुल ऑफ ये है। अभी हम लोग 2 डैम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा डैम पढ़े थे लास्ट टाइम? ये भी कर्नाटका में ही है, कर्नाटका में है कि ये मिट्टूर डैम तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। जो कर्नाटका का राज सागर कौन सा था, कृष्णा राजा सागर डैम था, तो वो बह के जो आती है पानी, वो मिट्टूर में तमिलनाडु अपना करती है कलेक्ट, और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसी का मतलब वाटर है मिट्टूर, और वो रिलेटेड है। ओके, दोनों कावेरी पे ही है। यहाँ पे मैं कह रहा था ना, एक और केस है, ये देखिए यहाँ पे, ये है कोस्टल हिट बाय द लैंडस्लाइड। इसके साथ साथ अभी एक और न्यूज है कि 3 लोगों का ये दब के मर गए हैं, ये भी आज ही का न्यूज है। ठीक है, सो रहे थे, बगल से रात में लैंडस्लाइड हुआ, दे डाइड। सुबह देखा तो ये है, ये गरीब है तो इस पे प्रोटेस्ट नहीं होगा। यही अगर एलिट होते तो प्रोटेस्ट जम के हो रहा होता। ओके, आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे ये देखिए, ये माधव गाडगिल है, इन्होंने ऑलरेडी एक रिपोर्ट दिया था बहुत पहले, 2012-13 में ही रिपोर्ट दिया था, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो यूपीए की गवर्नमेंट हमेशा होता है ना प्रो डेवलपमेंट, उन्होंने कहा था वेस्टर्न घाट में ऑलरेडी इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है, अब नए एरिया में आप कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बनाइए। तो केरला की गवर्नमेंट, कर्नाटक की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट सब विरोध करने लगे कि हम अगर एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा, माइनिंग वाइनिंग का लीज होगा। लेकिन ये कहें कि ऑलरेडी फ्रेजाइल है, और आप देख रहे हैं ये सब चीजें, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, इनका कहना है कि इसी सब के कारण जो लैंडस्लाइड हो रहा है, कि आप जो फ्रेजाइल एरिया है वहां पे जाके आप ये सब चीजें बना रहे हैं, और ये कंटिन्यूअसली आ रही है। जो आप देखेंगे कंटिन्यूअसली ये सब चीजें लैंडस्लाइड, ये वेस्टर्न घाट से ये सब आ रही है। ठीक है, और वेस्टर्न घाट पे इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि जितना भी फर्दर अभी तक डेवलपमेंट है उसको यू शुड नॉट इनहेंस। उन्होंने एक रूल बनाया था कि 60% एरिया जो वेस्टर्न घाट है वो वहां पे अलाउ नहीं करना चाहिए। तो गाडगिल पैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, दिस इज फॉर द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल बना था, और इन्होंने इस पे दिया था कि क्या हमारा डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए इनटू द वेस्टर्न घाट। बना 2012-13 में इसका रिपोर्ट आया था, एक बार देखिएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 2008-9 में बनाया था, 2012-13 में इसका रिपोर्ट आया था। फिर इसको माना नहीं था गवर्नमेंट ने दूसरा पैनल बना दिया था, रंगराजन कमेटी उसके बाद बनी थी। वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल, गाडगिल थे, और ये मेन है कि ये इन्वायरमेंटलिस्ट थे, इनका पॉलिटिशियन से कुछ लेना देना नहीं था, तो इन्होंने जो दिया न्यूट्रल दे दिया, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में दे दिया। बाद में इन्होंने पॉलिटिशियन को लेके बनाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अलाउ कर सकते हैं। दिस इज द 150 कस्टम ड्यूटी जो केमिकल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप, हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं कि अगर आप इनपुट पे अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ाएंगे तो बाद में जो प्रोडक्शन होगा वो कॉस्टली होगा, हमारा कॉम्पिटिटिवनेस जो होगा वो कम हो जाएगा। तो इसका भी इस समय विरोध चल रहा है। इस पे आप देखिए कि 1 लाख से ये
2,50,000 कॉस्ट इसका इंक्रीज हो रहा है आफ्टर द कस्टम ड्यूटी। जो जैसे उस दिन मैं डिस्कस नहीं कर रहा था कि नॉर्मली जो मर्सिडीज हम लोग को बहुत महंगा होता है लगता है, वो महंगा नहीं होता है। दिस इज ड्यू टू द कस्टम ड्यूटी। अगर कस्टम ड्यूटी हटा दें तो जो हम लोग ये मर्सिडीज हम लोग देखते हैं ना, जो अभी हम लोग ये क्रेटा और रेटा का जो रेट है उस रेट में मर्सिडीज आ जाए, हर आदमी के पास मर्सिडीज होने लगे। क्योंकि क्रेटा आप देखिए 15 लाख 20 लाख लगा के क्या है उस गाड़ी में, कुछ भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, डब्बे के जैसे बना के रखा है। आर यू गेटिंग ना? लेकिन अगर हम लोग यहाँ का भी जो जितने भी हैं वो प्रेशर बनाए रहते हैं कि वहां वाला मॉडल ना आए, और दैट इज द मेन। जो एसयूवी दिखती है वो बहुत सस्ती मिले, हर आदमी का मतलब जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है वो नॉर्मल एसयूवी एंड मर्सिडीज खरीद सकता है, दैट इज द थिंग। लेकिन जो कस्टम ड्यूटी है दैट इज इंक्रीजिंग द प्राइस, दैट इज द मेन इशू। जीन एडिटिंग ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब पढ़ा ही है, और इकोसिस्टम जो इंक्रोचमेंट है हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ ही रहे हैं, तो इस पे हम लोग डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। डिजिटल कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा ही है कि कैसे डिजिटल कंटेंट का कहाँ पे हो रहा है, कौन मेन इसको रख रहे हैं, किस तरीके से रखा जा रहा है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जो मेन आज का डिस्कशन होगा ये भी वोटिंग पैटर्न, इसको भी डीप हम लोग नहीं जाएंगे। वोटिंग पैटर्न जो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली, जो हमने देखा है कि जो वीमेंस का वोटिंग पैटर्न है, दलित्स का है, कैसे इन्फ्लुएंस किया है, तो ये भी दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। जो मेन है हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि द केस फॉर ए लीगल एडवाइजरी काउंसिल। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये डिस्कशन हुआ है कि अभी गवर्नमेंट मेन केस लड़ती है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही मैक्सिमम केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाता है कि इन्होंने ये वायलेट किया, इनका ये लॉ अच्छा नहीं है। तो ऐसे केस में ये कह रहे हैं कि जैसे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि चीफ एडवाइजरी काउंसिल है, चीफ सिक्योरिटी जो हमारे हैं अजीत दोवल, ऐसे चीफ लीगल काउंसिल भी होना चाहिए जो लीगल एडवाइस दे कि आप ऐसा लॉ बना रहे हैं, पहले से ही आप लॉ को मॉडिफाई कर दीजिए। जैसे अभी हमने देखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था, गवर्नमेंट की कितनी वो हुई, सुप्रीम कोर्ट बाद में जाके उसको बैन ही कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और बाद में गवर्नमेंट खुद इसको लेके आई थी कि ये बहुत अच्छा है, इससे सारा मतलब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जितने भी फंडिंग है सब कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि इसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है करप्शन करने के लिए। जो आप कह रहे थे कि इलेक्टोरल फंडिंग से करप्शन हटा देंगे, वो फंडिंग और ज्यादा हुआ। इसमें तो एक्सटॉर्शन टाइप का होने लगा कि जो नहीं दिया उसके ऊपर आपने ईडी सीबीआई ये लगाया, और जब उस कंपनी ने फंडिंग कर दिया तो आपने वो सब हटा लिए। ये सब चीजें देख के आई, और कहीं ना कहीं जो लीगल इश्यू था, अरे जैसे आप पहले ही एक एक्सपर्ट कमेटी होगा, 10 अगर पहले से जो फॉर्मर जजेज हो या बड़े बड़े वकील हो उनकी एक कमेटी आप बना दीजिए, और हर लॉ को पास करने के पहले जब आप ड्राफ्ट कर रहे हो तभी उस कमेटी के पास भेज दीजिए कि वो पहले से ही जांच कर ले कि किस प्रोविजन को वो वायलेट कर रहा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड था, किसको वायलेट किया? जो राइट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वोटर है कि नो अबाउट द फंडिंग, इसको वायलेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक वोटर्स का भी तो राइट है कि वो जाने कि कौन सी कंपनी किसको फंडिंग कर रही है। हमें क्या पता है बैक साइड से आप फंडिंग कर रहे हैं, तो इसको वायलेट कर रहा था। कहीं ना कहीं जो इलेक्टोरल जो फेयर प्रोसेस था उसको कर रहा था। जो अगर बैक साइड से फंडिंग हो रही है, चुपके से आपको फंडिंग दे रहा है, तो आपका जो इलेक्टोरल जो फेयरनेस है कि इलेक्शन जो पार्टी पावर में रहेगी उसी के पक्ष में जाएगा ना हमेशा। कोई क्यों जाएगा किसी और को फंड करने जब उसको पता है कि जो पावर में पार्टी है उसको सब पता है कि कौन किसको पैसे दे रहा है, और जो अपोजिशन है उसको कुछ नहीं पता है। तो हमेशा जो पावर में रहेगा वो हमेशा से ही 20 रहेगा, नेचुरल रूप से 20 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो इन्होंने कहा कि इसीलिए एक प्रॉपर तरीके से आप बनाइए। इसके लिए हमने स्टार्ट किया था एक यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली एक्ट के साथ हमने कुछ प्रोविजन लाया था, जिसमें हमने ये कोशिश किया था कि ये सब चीजें एनालिसिस होनी स्टार्ट हो। लेकिन अभी भी ये प्रॉपर तरीके से नहीं है, और ये स्टेट एंड सेंट्रल लेवल दोनों पे होना चाहिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, लॉ एंड जस्टिस है, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं उसमें जो एक्सपर्टाइज है उसकी कमी है। एक प्रॉपर ये कह रहे हैं कि अलग बॉडी ही बना दिया जाए, ठीक है। यही मेन इसका सॉल्यूशन, इनका सजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमेशा जो डोमिनेंस रहा है ओलंपिक में, तो वो हमेशा हरियाणा एंड पंजाब के ही एरिया में रहा है, दैट इज द मेन थिंग। और वीमेंस में जो डोमिनेंस रहा है वो मणिपुर का रहा है। मणिपुर इतना छोटा सा है, 30 लाख की आबादी है, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल हमारा ओलंपिक में मेडल आता है
4 से 5% मणिपुर से आता है। तो वहां पे आप देखते होंगे मीराबाई चानू ये लोग और इसके पहले जो बॉक्सर थी, व्हाट वाज हर नेम, मैरी कॉम, ये लोग कहीं ना कहीं वहीं से ही बिलोंग करते। मीराबाई चानू तो असम से थी ना? हाँ, थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन, असम से ही थी शायद। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय चल रहा है कि म्यांमार में इस समय लड़ाई चल रही है। ये तो सबको पता होगा ना, म्यांमार में इस समय सिविल वॉर चल रहा है। जो मिलिट्री है कैप्चर कर लिया 2022 में। जो वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ऑंग सॉन्ग सू काई के अंडर में। ऑंग सॉन्ग सू काई को तो हमने सुना होगा, जो कंटिन्यूसली वहां के फ्रीडम के लिए लड़ रही थी, ऑंग सॉन्ग सू काई। ओके, तो उनके अंडर में जो गवर्नमेंट थी उनको हटा के मिलिट्री ने खुद का रूल वहां पे कर लिया। अब दिक्कत है कि जो एथनिक ग्रुप है सब आपस में मिलके मिलिट्री से लड़ रहे हैं, और मिलिट्री को लगा था कि ये चीजें मैं संभाल लूंगा। जो मिलिट्री के लीडर थे उनको लग रहा था कि कंटिन्यूसली हम इतने दिनों से चला रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, लेकिन वहां पे विरोध इस लेवल पे होने लगा है, पूरा उन्होंने आर्म्स ग्रुप बना लिया। जो आम जनता थी वो पीसफुल तरीके से नहीं लड़ रही है, वो पूरी एक तरीके से एथनिक ग्रुप है, वो भी बंदूक लेके लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आ गया कि चाइना कहीं ना कहीं म्यांमार के इस समय करीब पहुंच गया था, और कहीं ना कहीं इसके जो मेन पोर्ट है उनका यूज करके उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था उसमें मेजर रोल था म्यांमार का। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पता है ना चाइना का क्या चल रहा है? चाइना का एक प्रोजेक्ट चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके थ्रू ये दुनिया के खासकर जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका को कनेक्ट करना चाहते हैं रोड से और सी से, ताकि इनका डोमिनेंस बढ़ सके। बेल्ट एंड, अच्छा ये नहीं पता है तो आप लोग लिखिए, मुझे लगा पता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दिख रहा है, दिस इज द प्रोजेक्ट दैट इज द चाइनीज प्रोजेक्ट। इसके थ्रू ये अपना हेजेमनी अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मानिए आपका किसी और एरिया में आपने रोड बनवा लिया, तो आप जब रोड बनवाएंगे तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बनेगी, और जब एक्सेसिबिलिटी बनेगी तो कहीं ना कहीं आप वहाँ के ट्रेड पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो चाइना जो है वो पूरे एशिया में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से होते हुए इन्होंने एक कॉरिडोर बना के रखा है जो अरेबियन सी में आएगा, और अरेबियन सी से इन्होंने और भी जो नेशन है वेस्ट एशिया के उनको कनेक्ट कर रहे हैं। ग्वादार पोर्ट एक दिन देखा था हम लोगों ने मैप में, चबहार पोर्ट एंड ग्वादार पोर्ट देखा था। आपके फेस से लग रहा है नहीं याद है, याद है ये चबहार पोर्ट? एक बार, एक सेकंड में एक बार दिखाई देता हूँ ये सब चीजें। मैप ओपन कीजिए आप लोग, एशिया का मैप खोलिए। ये चबहार पोर्ट दैट इज फ्रॉम द हियर, ये चबहार पोर्ट दिख रहा है जो इंडिया बना रहा है, और जो पाकिस्तान का ये ग्वादार पोर्ट दिख रहा है, ग्वादार पोर्ट, यहाँ से लेके चाइना अपने प्रोविंस से यहाँ से लेके यहाँ तक एक रोड बना रहा है। ओके, दैट इज द ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको के नाम से हम उसको प्रमोट करते हैं। तो ऐसे ऐसे ये रोड हर जगह बना रहा है। चाइना सिर्फ इनको ही नहीं बना रहा है, यहाँ से वो बनाते हुए चाइना से इधर से आते हुए वो यूरोप को भी कनेक्ट करना चाहते हैं। सेम इट इज डूइंग फॉर द वेस्ट एशिया। और जो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला है, जो फिलीपींस हुआ है, म्यांमार हुआ है, उनसे भी वो कनेक्ट करके हर जगह वो सी तक पहुंच रहे हैं। तो इसी को है हम लोग रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव कह रहे हैं, जो चाइना का ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जितना उनका एक्सेसिबिलिटी रहेगी, हर जगह रोड बनाएंगे तो हर जगह उनका प्रेजेंस रहेगा और कहीं ना कहीं उनका डोमिनेंस रहेगा। तो वही ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो चाइना का ऑलरेडी जो पोर्ट है, जैसे ये सब पोर्ट जो है दे आर द पोर्ट ऑफ द म्यांमार में क्यूकफ्यू एंड सितवे एंड द नेपाली, ये सब पोर्ट है इनटू द म्यांमार। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? चाइना अपना पोर्ट बना रहा है, ताकि वो म्यांमार से भी होते हुए जो बे ऑफ बंगाल है एंड पैसिफिक ओशन है वहां से एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सके। तो इन सब को बैलेंस करने के लिए अब चाइना क्या कर रहा है कि दोनों को सपोर्ट कर रहा है। मिलिट्री लड़ रही है और वहां की एथनिक ग्रुप लड़ रही है, दोनों लड़ रहे हैं ना आपस में। ये दोनों को बैक साइड से सपोर्ट कर रहा है कि ये ना मिलिट्री जो लड़ रहे हैं उनको लगे कि मैं इनके खिलाफ हूं, तो दोनों को ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इनको भी पता है कि ये लड़ाई अब लंबी लड़ने वाली है, क्योंकि मिलिट्री अब इतनी पावरफुल नहीं है। जो एथनिक ग्रुप है बहुत से एरियाज को इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा है। जैसे यहाँ का एक
आरिकान एंड चिन ऑर्गेनाइजेशन है। वो जो आरिकान एंड ये सब जितने भी चिन प्रोविंस है और शान प्रोविंस है, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं म्यांमार के, इनको ऑलरेडी ये कैप्चर में है। ओके, अब हम लोग बोल रहे थे ना कि यहाँ पे एक हाल ये हो गई है म्यांमार में कि फ्रेगमेंटेड सॉवर्निटी हो गई है। फ्रेगमेंटेड सॉवर्निटी की कई जगहों पे मिलिट्री रूल कर रही है, और जो रीजनल एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर के जो रीजन है, वहां पे जो एथनिक ग्रुप है, जो विरोधी ग्रुप है, वो कैप्चर किए हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे मानिए पाकिस्तान की इस समय गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में विरोध चल रहा है, बलूचिस्तान में विरोध चल रहा है ना, तो बलूचिस्तान वाले एरिया में कोई वहां की आतंकवादी ग्रुप वो कैप्चर कर ले। ऐसे ही जो म्यांमार है, वहां के कई ऐसे एरिया हैं जो वहां के जो नॉन स्टेट एक्टर है। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब जो एथनिक लोग अपना ग्रुप बना के मिलिट्री से लड़ रहे हैं, वहां की मेन सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। अभी मिलिट्री ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर गवर्नमेंट को सस्पेंड करके मिलिट्री कैप्चर कर ले, तो मिलिट्री ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट कही जाएगी, और उसके खिलाफ अगर और भी जो रीजनल डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर नागालैंड में लड़ाई होने लगे, मणिपुर में लड़ाई होने लगे, कश्मीर में होने लगे, और वहां के जो ये एक्टर होते हैं लश्कर ए तैयबा या जो इधर लड़ रहे हैं नक्सलाइट, अगर वो लोग जगह जगह कैप्चर कर ले, तो वहां के केस को हम क्या कहेंगे? इंडिया में फ्रेगमेंटेड सॉवर्निटी हो जाएगी। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और जो रीजन में वो अपना सॉवर्निटी दिखा रहे हैं ना, वहां पे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल नहीं रही है। क्लियर हो रहा है कि फ्रेगमेंटेड सॉवर्निटी क्या है? सॉवर्निटी हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में पॉलिटी में, कि वहां पे आपका इन्फ्लुएंस चले, बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं चले। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा। जैसे इंडिया है, नक्सलाइट दे कैप्चर्ड द छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट की एक भी लोगों को घुसने नहीं दे रहे, पूरा बॉर्डर बना दिया, और वहां कहें कि यहाँ का जो गवर्नमेंट का डीएम उम कोई नहीं जाएगा वहां पे, वो खुद के अपने डीएम, खुद के वहां पे पुलिस सब कुछ बना ले, और छत्तीसगढ़ को वही रूल कर रहे हैं। तो क्या होगा? इंडिया का जो पॉलिटी होगा वो फ्रेगमेंटेड सॉवर्निटी होगा। अब छत्तीसगढ़ से डील करना है तो इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं पाएगी, किसी बाहरी को डील करना है तो वो नक्सलाइट जो गवर्नमेंट है उससे करेगी ना। जम्मू कश्मीर में तो हमेशा इंडिया का ही रूल रहा है, वहां पे कभी 100% कैप्चर नहीं रहा है। टेररिस्ट एक्टिविटी भले रहती है, मानना तो अलग हो गया। मैं यह कहूंगा मानने से नहीं होगा, डिमांड नहीं है। म्यांमार में कैप्चर कर लिया है ना, असली में रूल है। रूल अगर कर लें, मानना अलग, वहां पे तो अटैक होते रहते हैं, बम ब्लास्ट करके भाग गए, लेकिन रूल थोड़ी चला रहे हैं। रूल का मतलब आप कई जगह पे देखेंगे, एक पिक्चर देखा है, ये चक्रव्यूह पिक्चर देखा है? चक्रव्यूह 2013-14 में आई थी, एक बार उसका ट्रेलर देखिएगा चक्रव्यूह का। तो उसमें ये होता है कि जो नक्सलाइट एरिया में दिखाते हैं कि वो अपने एरिया में घुसने नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग नहीं जा पाते हैं उस एरिया में, वहां का खुद का लोकल गवर्नमेंट हो जाता है, और लोकल गवर्नमेंट वो नक्सलाइट चला रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वहां की सोवर्निटी को वो डील कर रहे होते हैं। यहाँ की सोवर्निटी, अब फिर भी इंडिया का केस में 100% नहीं होता है। एयरफोर्स वायरफोर्स कभी भी चाहे तो अपनी एक्सेसिबिलिटी बना सकती है, लेकिन यहाँ पे जो म्यांमार में है ना, वहाँ पे मिलिट्री का 100% कैप्चर गायब हो गया है। 100% उन्हीं का है, वो घुसने नहीं दे रहे हैं। तो दैट इज द फ्रेगमेंटेड सोवर्निटी। कभी पूछ दे यूपीएससी में फ्रेगमेंटेड सोवर्निटी का डिफिनीशन, तो पता है ना क्या है, कि वहां पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रूल है उस देश में, और जो नॉन स्टेट एक्टर है उनका भी रूल चल रहा है उस एरिया में। मानिए ये म्यांमार है, मानिए ये एरिया म्यांमार है, ठीक है। अब म्यांमार के छोटे छोटे जो एरिया है, यहाँ पे लोकल यहाँ के लोगों ने पावर कैप्चर कर लिया है, और यहाँ पे जो बचा हुआ एरिया है, यहाँ पे वहाँ की आर्मी रूल कर रही है। देश अभी एक ही है, इंटरनेशनल लेवल पे म्यांमार एक है, लेकिन रूल अलग अलग लोग कर रहे हैं। इस एरिया में कोई और कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, सोवर्निटी फ्रेगमेंट हो रही है ना, इसकी अलग सोवर्निटी है। यहाँ पे तो घुसने भी तो नहीं दे रहे हैं ना, किसी जो मेन सेंट्रल फोर्स है, जीत चुके हैं उस एरिया को। दैट इज द मेन थिंग। जैसे हो गया कि मानिए अशोका का रूल था, अब बीच बीच में पांड्या ने जीत लिया, पांड्या ने अलग रूल करना स्टार्ट कर दिया, कलिंगा अलग रूल कर रहा है, तो क्या हो गया, उस समय फ्रेगमेंटेड, अशोका की तो पूरी सोवर्निटी होगी नहीं, वहां पे फ्रेगमेंटेशन हो रही है। जैसे मानिए अकबर थे, अकबर के टाइम में कहीं कहीं पे किसी और ने विद्रोह करके जीत लिया,
होता था ना, फिर दक्कन में अलग विद्रोह हो जाता था। तो वहां पे हम क्या कहेंगे कि रूल वहां पे फ्रेगमेंटेड सोवर्निटी का कंडीशन बन रहा है। क्लियर हो रही है चीजें कि क्या फ्रेगमेंटेड सोवर्निटी है? सोवर्निटी का तो कॉन्सेप्ट पता है ना कि इन्फ्लुएंस बाहर का नहीं रहेगा। चीजें आपको क्लियर हो रही हैं क्या मेन चीजें? तो दैट इज सीओ। नेक्स्ट न्यूज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आज का मेन न्यूज है। ये आपका कई जगहों पे काम आएगा। ये आपका एस्से लिखने में काम आएगा, ये आपका हिस्ट्री में काम आएगा, ये आपका पॉलिटी में काम आएगा। ये बोल रहे हैं कि ऑन द एथिक्स ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज ए मेथड टू प्रोटेस्ट। जो हंगर स्ट्राइक होता है वो जस्टिफाइड है, कितना इम्पैक्टफुल है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये कह रहे हैं। तो ऐसे में पूछ सकता है ये सेम सेम इसी लाइन को कि ऑन द एथिक्स ऑफ द हंगर ऑफ स्ट्राइक एज ए मोड ऑफ प्रोटेस्ट। होता है ना कि आप हंगर, पहले तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं, पहले तो भूखे रखा जाता था सजा के रूप में। होता था ना कि इसको खाना नहीं दिया जाएगा 20 दिन, तो ये सजा होती थी। जो एक तरीके से हंगर स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया, ये 18वीं सदी में आया है, रसा से स्टार्ट हुआ। रसा का जब जार वहां पे ज्यादा अति करने लगा, खासकर रीजन्स में लोगों को रखते थे, और वहां पे लोगों का जब कनेक्शन स्टार्ट होने लगा, कम्युनिकेशन दूर तक फैलने लगा, तो हंगर स्ट्राइक एज ए स्टार्ट किया गया कि सिंपैथी लेने के लिए कि मैं भूखा मर रहा हूँ तो जो आसपास के लोग हैं उनके आत्मा में ये सब चीजें जाएंगी और वो हमारे सपोर्ट में मेरे डेथ के बाद खड़े होकर वो विरोध करना स्टार्ट करेंगे। जब नहीं होगा कि एक नए तरीके का एथिक्स आना स्टार्ट हुआ, तो हंगर स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया। पहले नहीं था, राजा हो जाए तो सजा देते थे कि भूखे रखा जाए, कोड़े मारा जाए, ये सब सजाएं होती थी। लेकिन जब रसा में ये स्टार्ट हुआ एज ए, मतलब कि जब थोड़ी सी कम्युनिकेशन बढ़ने लगी कि और भी लोग सुनेंगे तो सिंपैथी बढ़ेगा, चेंज होता है सिंपैथी, तो देन इट स्टार्टेड। प्रीजन से मेनली स्टार्ट हुआ कि जब दो तरीके के प्रिजनर्स स्टार्टिंग में होते थे, अभी भी दो ही तरीके के हैं। एक तो है क्रिमिनल करके एक्ट में जा रहे हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल कॉज के लिए लड़ रहे हैं और उनको उठा के ले गए और उनको बंद कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जो बच्चे अभी लड़ रहे हैं और उनको इस गवर्नमेंट उठा के ले जाके 20 दिन के लिए बंद कर दे, तो वो भी प्रिजन में है, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रिजनर है। पॉलिटिकल प्रिजनर का ये डिमांड होने लगा कि हम किसी सोशल कॉज के लिए आ रहे हैं, हमने कोई क्राइम पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे हैं, हम कोई सोसाइटी के लिए चेंज की मांग कर रहे थे। ओके, तो वहां पे अगर आपको जेल में बंद किया जा रहा है तो वहां पे आपके साथ रिस्पेक्ट तरीके से आए, बुक होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, ये एक तरीके से ट्रीटमेंट आपको क्रिमिनल जैसे नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? तो वहीं से शुरू हुआ। जो पहली बार जैसे ट्रोत्स्की का नाम सुना होगा, लियोन ट्रोत्स्की, ये बहुत फेमस है। इन्होंने हंगरी स्ट्राइक 1898 में किया था, जो काफी फेमस हुआ था। ट्रोत्स्की बुक भी लिखे हैं, तो फेमस है। रशिया के रशियन रिवॉल्यूशन में इनका नाम आता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि दैट स्टार्टेड विद देयो। इंडिया का केस में जैसे जतीन दास का सबसे फेमस है। जतीन दास का नाम सुना है आप लोगों ने? जतीन दास पिक्चर देखा है कभी? ये देशभक्ति टाइप का, सभी लोग नेशनलिस्ट बोले थे आप लोग। जतीन दास पता ही नहीं, इतने बड़े आप लोग नेशनलिस्ट हैं। जतीन दास के बारे में, ये देश की यही सबसे बड़ी मतलब दुखद है। मतलब इतने, जतीन दास जब भगत सिंह जेल में थे तो जतीन दास भी देश में थे, वो जेल में थे। उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, 63 दिन भूखे रहते और डेथ हो गई थी। बताइए, जतीन दास के बारे में नहीं पता है? ठीक है, उन्होंने खाने वाने को, बुक को लेके जो प्रिजनर थे उसका उन्होंने किया था। तो वही जतीन दास जब जेल में थे, उन्होंने कहा था कि यार गोली से मर जाना या किसी एक्सीडेंट में कैसे भी मर जाना बहुत आसान है, लेकिन जो भूखे मरना होता है ना, आदमी पल पल मरता है। इन्होंने लिखा था उस समय कि इट वॉज आयोटा बाई आयोटा। आयोटा का मतलब होता है एकदम क्षण क्षण आप मर रहे होते हैं, बड़ा दुखद होता है। सबसे भयानक जो डेथ होता है वो हंगर स्ट्राइक से जो डेथ होता है, क्योंकि बॉडी का प्रोसेस है कि पहले खाना खाएंगे चलेगा सेल, जब आप खाना खाना बंद कर देते हैं तो क्या करता है, जो बॉडी होता है पहले फैट और मसल से लेता है, उसको खुद को खाना स्टार्ट कर देता है। बॉडी खुद को जीवित रखने के लिए खुद को खाता है, फिर हड्डियां खाएगा। धीरे धीरे दिमाग इतना प्रताड़ित हो जाती है कि दिमाग सब कुछ चलना वलना बंद हो जाएगा, एंड इन द लास्ट इट विल बी इन द डेथ, कंफ्यूजन, एनेक्सिटी, और अंत में डेथ होता है। आज यू गेटिंग ना? बुलेट लगा 10 मिनट बाद डेथ हो गया, उतना तड़प नहीं होता है। लेकिन जो हंगर स्ट्राइक का प्रोसेस होता है दैट इज, आप लोग कभी भूखे रहे? भूखे रहिएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। और ये वाला भूख वाला नहीं व्रत जो आप लोग रहते हैं कि
बनाना, एप्पल सब चल रहा है, दूध दूध सब जो असली में होता है कि मतलब आप एक दिन ऐसे व्रत रह के देखिए, पूरा 2 दिन, मतलब एक दिन पूरा मत खाइए, एक दिन छोड़िए, आप 9 घंटा बिना पानी वानी के रहिए, कुछ मत खाइए, तब पता चलेगा कि वो एक दर्द होने लगता है, शरीर कांपने लगता है धीरे धीरे। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि जो ये प्रोसेस है इसकी एक्सेसिबिलिटी हमारे इमोशंस पे है, हमारा जो एथिक्स है कि हम कितना दूसरे के इमोशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हुआ। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो उनको कहा जाता है कि जो लोग रिवोल्यूशनरी हैं, वायलेंस को साथ देते हैं, उन्होंने ही हंगर स्ट्राइक सबसे ज्यादा किया, मैक्सिमम रिवोल्यूशन। जैसे इन्होंने कहा कि रसा का रिवोल्यूशन चल रहा था, या आयरलैंड में ईरिस रिवोल्यूशन चल रहा था। आयरलैंड का रिवोल्यूशन आप लोग पढ़ेंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंग्लैंड पहले आयरलैंड पे भी कैप्चर किया था, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों ने, आपने पढ़ा है ना, वहां पे 2 आयरलैंड है, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। तो वहां पे आयरिश मूवमेंट चला था, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करा लिए थे, वहां पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, ओके। सेम वाज द विन द रसा, रसा का जो जार था उसके खिलाफ काफी वो चला था। और सोचिए जब जतिन दास का डेथ हुआ, हिज एज वाज जस्ट 24 ईयर्स, ये हाल था। अब देखिए हम लोग जानते भी नहीं है, उन्हें जानना चाहिए, फोटो उनकी लगनी चाहिए, लेकिन फोटो किसी और की लगती है। ये सबसे दुखद है कि जो रियल रिवोल्यूशनरी है उनका हम कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ऐसे मतलब हमारी ये वो है। भगत सिंह का लोगों को पता है, लेकिन भगत सिंह के साथ और दो कौन थे, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर वाज सो मेनी रिवोल्यूशनरी, लोगों को नहीं पता होता है, ओके। तो दैट इज द थिंग, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टीचर है वही नहीं पढ़ा पाते। जो हिस्ट्री का टीचर है वो बचपन से पढ़ाता, जोश देके तब बच्चों को होता है ना, तब वो आता है रियल नेशनलिज्म। क्रिकेट वाला नेशनलिज्म क्या है, वो छक्का मार रहा है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, इसमें क्या मुझे नहीं समझ में आता आज तक। जो लोग नहीं होता है कि एकदम अपना नेशनलिज्म दिखाते हैं कि 6 मारा वो जीत गया, उससे देश का क्या भला होता है। जैसे एक मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन होता है, जैसे उससे तो लाख गुना आप किसी फार्मर का जो रोल देखते हैं कि एक दिन अच्छा बारिश हो जाए, उसका ज्यादा उस दिन आप सेलिब्रेट करें तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पॉजिटिव पड़ता है कि जो अनाज होगा ज्यादा पैदा होगा। होता है ना, इसरो जैसे कोई प्रक्षेपण किया, कोई सैटेलाइट किया, और उससे अगर प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ जाए तो उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं एकदम खुश होके, तो वहां पे मुझे नेशनलिज्म लगता है। लेकिन एक प्लेयर गया और उसने 6 मारा, इंडिया वहां जीत गया सिंबॉलिकली, लेकिन असली में यहाँ के किसी भी आदमी का कोई इम्पैक्ट पड़ता है रियल में? नथिंग। निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। निगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि पहले मानिए 10 लाख लोग मैच देखते थे, अब बढ़ के उसके कारण जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है, इंडिया में देखा देखी लोग बहुत करते हैं, जो सिप गोट का होता है ना कि सिप आगे चलेगा सब उसको वो पीछे करें, तो वो सेलिब्रेशन को देख के 2 लाख और फैन बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब मैच होगा तो 12 लाख देखेंगे, फिर अगली बार जब होगा इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप तो 20 लाख देखेंगे। ये कहीं ना कहीं संख्या बढ़ी। अब संख्या, जिस दिन आप 8 घंटा मैच देखते हैं उस दिन आप सारा काम धाम छोड़ के मैच देख रहे होते हैं, जो ओवरऑल नेशन की प्रोडक्टिविटी कम हुई। मैच इज द मोस्ट बोरिंग थिंग, मतलब 8 घंटा का क्या स्पोर्ट्स है। जनरली आप यूरोप में देखिएगा 1 डेढ़ 2 घंटे का होता है, फुटबॉल वुटबॉल खेलते हैं 2 घंटे में पूरा रिजल्ट आ जाता है। 8 घंटा टेस्ट सीरीज 5 दिन, पहले 6 दिन होता था। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी घट रही है ना यहाँ पे। आप असली में देखिए तो सच में जो अगर वर्क कर रहे हैं, दैट इज द एनी पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, वहां से गरीबी घटेगी ना, वहां से दुख दूर होगा। मैथ से क्या दुख दूर होता है? मैथ से मुझे लगता है और दुख हो जाता है। अगेन माय पर्सनल व्यू। कैसे? अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, अब जब कोहली आएगा तो उसका जो अवार्ड होगा वो 5 करोड़ से 20 करोड़ बढ़ जाएगा। उसका जो ब्रांड की वैल्यू होगी, जो टी शर्ट में पहले नाइकी का या किसी का पहनता था, अब वो जब कंपनी उसको जाके हायर करेगा तो वो अब उसको 100 करोड़ देगा। अब वो जो 100 करोड़ उसको पे करेगा वो हमारे शर्ट का रेट बढ़ेगा। वो क्या अपने पॉकेट से थोड़ी देगा, वो 100 करोड़ कहाँ कट करेगा? जो शर्ट मुझे 1000 में मिलती थी अब मुझे 1200 में मिलती। आम जनता घाटा हुआ, सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, वो जो मेन आ रहा है, हीरो बन के आ रहा है। ठीक है, ये जीतना अच्छी बात है, दिस इज द सिंबॉलिक। पर जिस तरीके से हम लोग एकदम हाइप कर देते हैं, तो दैट इज द निगेटिव टू द कंट्री। वो मुझे असली ये नहीं लगता है कि नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वो लगता है जब आप प्रोडक्टिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, जब कहीं कोई आपका लोकल आदमी कोई अच्छा काम कर दिया कि आपके गांव के लिए, जैसे कोई अच्छा टीचर हो गया या कोई अच्छा उस एरिया का लोकल लीडरशिप कर रहा है, दैट इज द रियल नेशनलिज्म।
कोई आर्मी में काम कर रहा है, या वो छोड़िए, कोई आपका सफाई कर्मी ही अच्छे से काम कर रहा है, वो रियल हीरो, उसके काम करने से आपका रोड साफ हो जा रहा है, दैट शुड बी सेलिब्रेटेड। उससे रोड का भी सफाई हो रहा है, एक्सीडेंट कम हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं। आर यू गेटिंग ना? दिस इज द अदर पर्सपेक्टिव। जैसे आज मैंने पूछा कि जतीन दास का, पीपल डोंट नो, जैसे आप लोग हैं आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं, ऑलरेडी यू हैव डन सो मच एजुकेशन, लेकिन आपने पिक्चर भी देखा होगा। लेकिन जतीन दास का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, टीचर ने नहीं बताया तभी तो यू डोंट नो। एंड ही इज सच ए फिगर कि 63 दिन वो भूखे रहे एंड ही डाइड। यहां तक कि जो अंग्रेज थे उनके जो लंग था उसमें पाइप घुसा दिया कि खाना खिलाएंगे, पैरालिसिस हो गया उस आदमी को, पैरालिसिस के बाद ही डाइड। ठीक है, तो दैट इज अ कंडीशन। जो फोर्स ये फूडिंग होती थी वो फोर्स फीडिंग स्टार्ट कर देते थे कि जबरदस्ती खाना नाक से वो लगा के पाइप खिलाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केस था कि जो रिवोल्यूशनरी होते थे वो चाहते थे नाक से निकाल के पाइप मुंह से लगाए ताकि वो मुंह से दांत से दबा दे पाइप की अंदर न जाए, दांत पे तो कंट्रोल होगा ना। दैट वाज द थिंग। तो उतना मतलब पीड़ा सह के भी दे डिड द थिंग, फिर भी पीपल डोंट नो अबाउट दीज पीपल। अब पॉलिटिशियन भी ऐसे, पॉलिटिशियन डू नॉट केयर अबाउट दिस थिंग। ओके, वो नहीं कहेंगे कि आप जिन्होंने लड़ाई वड़ाई कराया है कि हिंदू मुस्लिम या जातिवाद को, उसको प्रमोट करेंगे, लेकिन सच में जो लड़ रहे थे विदाउट एनी कास्ट या विदाउट एनीथिंग कि यहाँ के लोगों के लिए, पीपल डोंट सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन होना चाहिए था ना कि हर साल आपका जब भी 15 अगस्त है या 26 जनवरी हो, सब भी जितने भी इनका मेजर रोल है यू शुड सेलिब्रेट। दैट इज द एब्सेंट इन द आवर पब्लिक डोमेन, दैट इज द मेन थिंग। इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल दिया, जैसे सोहन सिंह भाखड़ा थे, उन्होंने डिफरेंट एरिया में जो जो मेजर हमारे रिवोल्यूशनरी जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था उनका इन्होंने कंडीशन यहाँ पे दिया था। जो पहला केस हमारा आता है पंडित राम रखा, ये गैदराइट मूवमेंट है। गैदराइट मूवमेंट 1913 से 17 तक के बीच में चला था, खासकर ये कनाडा एंड यूएस में एक्टिव था। तो जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें गैदराइट मूवमेंट पढ़ेंगे, वहां पे लाला हरदयाल ये लोग थे। इनका मानना था कि जो हम पहले वो लोग वहां गए यूएस एंड कनाडा, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वो लोग वहां के गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किए। लेकिन बाद में इन लोगों को लगा कि यार जब हमारे देश में गुलामी है, जब अंग्रेज हमें गुलाम, तो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन तो ऑब्वियस सी बात है करेंगे। जब अपने ही देश में हम डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले इंडिया की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो उन्होंने वहां का लड़ाई छोड़ के टोटल जो लड़ाई किया था गदर मूवमेंट में, वो इंडिया का ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ किया था। ये गदराइट मूवमेंट बस आप लोग ध्यान रखिएगा 1913 से 17 के बीच में था। मेन इसके जो लीडर थे लाला हरदयाल थे और ये सोहन सिंह भाखड़ा थे, ये लोग थे। हम लोग जब पढ़ेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये सब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो रही है ये चीजें कि कैसे हैं। जैसे 3 केस दे के रखा है, एक विनायक सावरकर का रखा है, तो वो पता है एक बहुत ही विनायक सावरकर आजकल तो बहुत फेमस है, जो सावरकर का आपने सुना होगा, जो इस समय बीजेपी लेके प्रमोट कर रही है। तो सावरकर का बड़ा अजीब तरीके का एक स्ट्राइक था। एक बंगाल में नानी गोपाल मुखर्जी थे, वो हंगर स्ट्राइक पे थे। अब सावरकर ने बोला कि ये मतलब वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे, लेकिन सावरकर हंगर स्ट्राइक पे चले गए कि जब नानी गोपाल मुखर्जी अपना तोड़ेंगे तो मैं तोड़ूंगा। ये मतलब हंगर स्ट्राइक पे है, इसलिए मैं हंगर स्ट्राइक पे हूँ। तो 72 दिन बाद इनको अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ना पड़ा था। तो ये सब नाम याद आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सब नाम पूछ सकते हैं। भूखा तो ये लोग पानी वो नहीं पीते थे ना, केवल पानी पीते थे, पानी के कारण। बॉडी एडॉप्ट करने लगता है धीरे धीरे, जब चीजें होने लगती हैं तो एक कंडीशन के बाद बॉडी एडॉप्ट भी करने लगता है। तो ये है, ये लोग हो सकता है कि पहले थोड़ा रह रहे हो, फिर धीरे धीरे चीजों को बढ़ा रहे हो, लेकिन रहे डेथ हुआ है। जो रिसेंट केस का सबसे फेमस है वो 1952 का पोट्टी श्री रामालुल्लू थे। उन्होंने जब देश आजाद हुआ तो डिमांड ये होने लगा कि हमें अलग अलग स्टेट बनाइए। तो आंध्र प्रदेश पहले मद्रास का पार्ट था, तो वहां पे ये डिमांड होने लगा कि जो आंध्रा है उसको आप मद्रास से हटा के, जो अभी तमिलनाडु है वो पहले मद्रास प्रोविंस होता था। मद्रास में पूरा तमिलनाडु था, आंध्रा था, तेलंगाना था।
तो इन लोगों ने डिमांड किया कि आंध्रा अलग होना चाहिए। ये भी भूखे थे और नियर अबाउट 58वें डे इनका डेथ हो गया था। इसमें भी बड़ा कंट्रोवर्सी है कि ये इनके करने, जैसे 58वें डे इनका जब डेथ हुआ उसके 10 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मान गई थी, लेकिन इनके जो फॉलोवर थे कहें कि जब तक आ नहीं जाता है पूरा पेपर बन के डिक्लेरेशन नहीं होता है तब तक आप कंटिन्यू रखिए, तो उसके चक्कर में इनका डेथ हो गया था। जैसे गवर्नमेंट मान गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हाँ हम करने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस होता है ना पूरा, आप उसको एग्जीक्यूटिव तरीके से आप गैजेट में निकलवाते हैं फिर भेजते हैं। तो इन्होंने कहा, हाँ, इनके जो फॉलोवर थे उन्होंने कहा पूरा हो जाने दीजिए प्रोसेस, और उसी में इनका डेथ हो गया। तो बड़ा कंट्रोवर्सी है इस पे भी कि ये बच सकते थे बट हो गया। अंबेडकर को भी ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। अंबेडकर को हंगर स्ट्राइक का थोड़ा सा उनको दिक्कत ये था कि अंबेडकर कहते थे अगर फॉलो करना है, जैसे नहीं होता कि कहीं ना कहीं आप एक तरीके से दूसरों को ब्लैकमेलिंग भी करने लगते हैं, जैसे अंबेडकर को झेलना पड़ा था। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट ने दलितों के पक्ष में रिजर्वेशन एंड वो निकाला था, पूना पैक्ट बाद में हुआ था 1930 में, एक रामसे मैग्सेसे अवार्ड आया था। उसके अंडर में ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया के अंडर में सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों को दे रहे थे। जो दलित कम्युनिटी थी उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में, जैसे आज का रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, तो रिजर्वेशन में क्या होता है कि लड़ने वाला एक कम्युनिटी का होगा, रिजर्व होता है, लेकिन वोट सब देते हैं, ऐसा है ना। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होगा कि जो लड़े कोई भी, लेकिन जो वोटिंग होगा वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग देंगे। इलेक्टोरेट उसमें सेपरेट हो जाते थे। तो उस समय इन्होंने, जो ब्रिटिशर्स थे, दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे कि उस एरिया में केवल दलित का जब वोट होगा तो केवल दलित वोट करेंगे, जो सीटें रिजर्व हो रहेंगी। क्लियर हो रही है ये चीजें। तो यहाँ पे था कि अम्बेडकर, गांधी जी उनके खिलाफ बैठ गए थे, और गांधी जी जब उनके खिलाफ आंदोलन करने लगे थे तो अम्बेडकर को लगा था दिस इज जस्ट ए ब्लैकमेलिंग, अभी इनको डेथ हो जाए फिर ऐसे ही दलितों को पीछे है मारना, वायलेंस स्टार्ट हो जाता है ना, लोग कहेंगे कि दलितों के कारण हुआ, उन्होंने ये अम्बेडकर के खिलाफ हो जाता। तो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत फेमस उनका एक स्पीच है, ग्रामर ऑफ एनार्की। अंबेडकर का जो लास्ट स्पीच है उसको कहा जाता है ग्रामर ऑफ एनार्की। एकदम जब कॉन्स्टिट्यूशन बंद होने गया था तब उन्होंने वो स्पीच दिया था। उन्होंने कहा कि अब देखिए देश आजाद हो गया है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है जो सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन या सत्याग्रह जैसी चीजों को लेके हम विरोध करें। हमें कोई भी अगर विरोध करना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से होना चाहिए, जैसे आप जुडिशरी में जाएं, आप वोटिंग पैटर्न से चीजों को बदलें, आप प्रोटेस्ट नहीं स्टार्ट कर दें। ये मानना था अंबेडकर का। ओके, तो ग्रामर ऑफ एनार्की, ही वाज ऑफ दैट वे। चीजें समझ में आ रही हैं? यहाँ पे ये है कि जो सफरिंग है, ये कई लोगों का है, उनका व्यू दिया हुआ है। एक का मानना था कि भगवान को ये पता है कि मैं जो डेथ हो जाएगा उसके बाद जो लोग बाद में मोटिवेट होंगे उससे चीजें बदलेंगी। मेन इसका यही है कि हंगर इस टाइम में दूसरे लोग जो हमारी सफरिंग को देखेंगे उससे वो थोड़े से इमोशनल होके उस कॉज के लिए लड़ना स्टार्ट करें। जैसे नहीं अभी हम लोगों ने अपने सामने ही अन्ना मूवमेंट देखा था, अन्ना हजारे हंगर स्ट्राइक पे थे, तो वहां पे उसके बाद चीजें ये होने लगी। सबसे फेमस जो होता था, शायद आप लोगों ने, मेरा बचपन ये फोटो देख के बड़ा हुआ, ये इरोम शर्मिला है, मणिपुर की एक्टिविस्ट थी, और ये कंटिन्यूअसली इनको जेल में रखा गया 16 साल से। 2002 या 3 से ये स्ट्राइक पे थी, कहीं दिया हुआ है, 2000 से ये स्ट्राइक पे थी। 2000 में ऐसा था कि मणिपुर में हालत बड़ा खराब था, जैसा अभी खराब हो रहा है। मणिपुर में पहले डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप लड़ते थे सेपरेट अपना एरिया बनाने के लिए, इंसर्जेंसी काफी थी, तो वहां पे आर्मी लगी हुई थी। आसपा था, आसपा का नाम सुना है, आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट, ठीक है, तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आसपा इसको करते हैं। इस पे एक पिक्चर भी बनी थी शाहिद कपूर की, आई फॉरगेट द नेम, आसपा पे। तो हैदर पिक्चर देखा आप लोगों ने? हैदर पिक्चर, अच्छा नहीं देखा। तो ये जो इरोम शर्मिला थी, इनको 16 साल कस्टडी में रखा गया। ये हंगर स्ट्राइक पे थी और इनका तोड़ने के लिए हमेशा इनको बाई ये ट्यूब से इनको खिलाया जाता था। 16 साल तक ये ऐसे ही थी, 16 साल तक इन्होंने ट्यूब से खाना खाया। 2016 में इन्होंने फाइनल अपना ये सब स्ट्राइक छोड़ा था। कहीं होगा यहाँ पे शायद 2000 से 2016 तक कंटिन्यूअसली स्ट्राइक थी कि जो आसपा है
और जो मिलिट्री का नंबर्स है मणिपुर से हटाया जाए। पहले अभी देखिएगा कम हो गया, पहले मणिपुर के मैक्सिमम, मणिपुर छोड़िए जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे सारे जगहों पे आर्मी का प्रेजेंस था, सारे जगह पे जो हमारे सीआरपीएफ थे वो थे और आसपा लगा हुआ था। आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में जो पुलिस को होता है बहुत ज्यादा पावर होता है, वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, बिना पूछे अगर उनको लगे कि थ्रेट है तो गोली चला सकते हैं, आपको डेथ भी हो सकता है। तो ये सब एक्ट का मिसयूज होता था। जैसे गए कहीं उन्होंने मिसयूज, पावर जहाँ होते हैं मिसयूज होता है ना, रेप के कंडीशन मणिपुर में काफी बढ़ गए थे, ये सब कंडीशन काफी ज्यादा थे। एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑल अबाउट, समझ में आ रही है ये चीजें कि तभी उन्होंने 2016 में थोड़ी थोड़ी ये सब चीजें, आसपा का पावर हटा दिया, मणिपुर से के डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया, तो इन्होंने भी रिमूव कर लिया। तो इसका एस्से में भी आप लिख सकते हैं कि क्या पहलू है, कि कैसे इसका इम्पैक्ट होता है, इमोशनल इम्पैक्ट है, आप कॉज को लेके दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिना किसी को आप हर्ट किए कर सकते हैं। जैसे गांधी जी थे तो गांधी जी इसको हंगर स्ट्राइक नहीं कहते थे, वो इसको फास्टिंग कहते थे। उनका मानना था कि फास्टिंग में होता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा लगाव है तो उसके लिए करते हैं, वो भले उसके अंदर कुछ खराब गुण आ गया है, उसके गुण को सही करने के लिए आप फास्टिंग करते हैं, मतलब आपको उससे दुश्मनी नहीं है। उनका मानना था अंग्रेज ओवरऑल बुरे नहीं है, उनका कुछ गुण है जो एक्सप्लॉयटेटिव है, उनको हम सही कर सकते हैं। जैसा नहीं था गांधी की नॉट, यू शुड नॉट हेट द सीनर, उसके सिन से हेट कीजिए, जो उसकी कमी है, जो उसका श्राप है, पाप है, उससे आप कीजिए, पूरे बॉडी से नहीं कर सकते। तो इसी हिसाब से उन्होंने फास्टिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये फास्टिंग आप कई जगहों पे देखेंगे, जब उन्होंने जैसे चौरी चौरा का कांड हुआ था उसके बाद उन्होंने फास्ट किया था 3 सप्ताह के लिए, तो ये फास्टिंग उनकी कंटिन्यू चलती रही है। क्लियर कैसे इसका हिस्ट्री है, क्या है इंडियन हिस्ट्री में, ये सब तीनों नाम को आपका ये है कि आज का होमवर्क, ये जो नेम है खासकर इंडिया के केस में, इन लोगों को गूगल करके एक बार पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। आज मैं इसको दूंगा तो ये सब नेम you should read, ठीक है, that will be the, this is all about, here we will conclude our session, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज का पेपर क्या था, वो जो क्वेश्चन दिया था कल का किया था, क्वेश्चन कर लिया है ना, अभी डिस्कशन करना है कि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है, हो गया ना आज का वो सबने किया है, वो 8 क्वेश्चन जो कल दिया गया था सुबह था, कितने सबने अटेम्प्ट किया, गुड।